मन में क्या चल रहा है ये आप कैसे जानते हैं? आप मिररिंग से जानते हैं। ठीक है, या तो आपके पास में रोज ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कोचिंग में हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स आते हैं कि हमें एक्सटर्नल इनपुट्स मिलते हैं लोगों से। एक आम इंसान जिसके पास बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, वो दुनिया को जिस भी तरीके से जान रहा है, वो जो अंदर महसूस कर रहा है उसी को तो प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो खुद कम से कम जज करें, और खुद अगर आप जज करना कम करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि लोग भी आपको जज करना बंद कर देंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप में जजमेंट का डर होता है, तो लोग और जज करते हैं। राइट। तो आज सलमान खान इतना एटीट्यूड में रहता है, राइट, कि जो वो चलता है तो आप देखते हैं कि डोंट केयर एटीट्यूड है। डोंट केयर मतलब क्या है कि उसकी फिजियोलॉजी में ये क्लियरली, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी फिजियोलॉजी में ये क्लियरली दिख रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इसे ही आप एटीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास पे आ जाते हैं। सवाल जवाबों के सिलसिले चलते रहेंगे। और समय दे देंगे आपको सवाल जवाब के लिए, चिंता ना करें। तो अभी तो 3 दिन, आज कौन सा दिन है आप लोगों का? फोर्थ, थर्ड डे, फोर्थ डे आज? टुडे जस्ट फोर्थ डे ना? अभी तो चौथा दिन है सिर्फ, अभी तो लंबी है जर्नी आप लोगों की। देखिए, जनरली जो आपके मोटे प्रॉब्लम्स है ना, उन पे तो मैं प्रॉपरली क्लास ही लेने वाला हूँ, जैसे फोकस हो गया, स्लीप हो गया, हैप्पीनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गए। ये जो मेजर पार्ट है आपकी लाइफ पे, ठीक है, इन पे तो प्रॉपरली मैं मॉड्यूल ही उस पे लूंगा। लेकिन एक बार टेक्निक्स वगैरह सब आपको अच्छे से आती होंगी तो उनकी एप्लीकेशन को आप और बढ़िया समझ पाएंगे। तो आप देखें कि कल हमने देखा कि न्यूरोलॉजिकल के 7 लेवल्स हैं, 7 लेवल्स न्यूरोलॉजी के हैं। एनवायरनमेंट है, देन बिहेवियर हैबिट्स हैं, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, देन स्किल एंड कैपेबिलिटीज, देन बिलीफ, वैल्यू, आइडेंटिटी, एंड देन योर पर्पस और गोल। पर्पस नहीं मिले तब तक इंपॉर्टेंट गोल्स पे इसको लगाते रहे। तो हमने देखा बिलीफ सिस्टम, एक लेयर को हैंडल करना तो सीखा कि अगर बिलीफ को हमें हैंडल करना है तो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी ने लिखा हाउ टू आइडेंटिफाई द कोर बिलीफ, कोई आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड टू आइडेंटिफाई। ओके, ये हमेशा जब आप एक स्पेसिफिक गोल के प्रति इसको लगाएंगे तभी आपको निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा जनरली। तो क्या करें कि सपोज आपने एक वेट लॉस का गोल लिया है कि ये मेरा वेट लॉस करने का गोल है, 10 kg वेट लॉस में करना चाहता हूँ, ये गोल मेरा है। अब आपने जब गोल तय कर दिया, अब इस गोल के बारे में स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ओके, कि हेल्थ को लेके मेरे, एक्सरसाइज को लेके मेरे क्या बिलीफ है, क्या एक्सरसाइज काम करती है नहीं करती है, क्या जिम अच्छा काम करता है कि योगा अच्छा काम करता है। बहुत से लोगों के बिलीफ होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जिम विम से कुछ नहीं होगा, योगा कीजिए, कि आप जिम जाएंगे तो सिर्फ आपकी मसल बढ़ेगी, लेकिन योगा जाएंगे तो मन और तन और आत्मा के बीच का कनेक्शन बढ़ेगा, जिम से वो कनेक्शन नहीं बढ़ता। कईयों की ऐसी मान्यताएं हैं। तो आपकी मान्यताएं देखेंगे आप, तो अगर आपकी मान्यता योगा से रेजोनेट कर रही है तो यू शुड गो फॉर योगा। तो ये एक स्पेसिफिक गोल को तय करने के बाद आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। ऐसे बैठ करके खोजेंगे तो ऐसे कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बढ़ जाएं आगे, वैल्यू पे आ जाते हैं। तो आज थोड़ा सा अपने आप को गहरे पे जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने अपने जीवन को ऐसा बनाया जो हमारी वैल्यूज से मैच करता हुआ। क्योंकि देखिए कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारे एस्पिरेशंस कई बार हमारी जिस कल्चर में हम पैदा हुए होते हैं उस कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे जीवन के सिग्निफिकेंट लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर हम सोच के देखें कि अगर आपका जन्म आज नहीं हुआ होता, आज से 500 साल पहले हुआ होता, तो क्या आपके वही एस्पिरेशंस होते जो आज हैं? ये सुन लो, जरूरी नहीं ना कि वही एस्पिरेशंस होते हैं आपके। तो कई बार एस्पिरेशंस कैसे काम करती हैं कि आप एक गांव में हैं और दो पड़ोसी हैं, एक के पास में 2 भैंस हैं और एक के पास में 4 भैंस हैं। तो जिसके पास 2 भैंस है वो
पद्म विभूषण लेने का नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है मेरे पास 5 भैंस हो जाए तो जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। उसके दिमाग में BMW नहीं चल रही है, उसके दिमाग में 5 भैंसें चल रही हैं, 7 भैंसें चल रही है। यस और नो? तो कई बार हमारी एस्पिरेशंस जो होती हैं वो इधर उधर से पिक कर लेते हैं हम लोग, और फिर जब अचीव कर लेते हैं उस एस्पिरेशन को, सपोज हमने अचीव कर लिया, कई बार वो जैसा मैंने कल बताया कि वो जो सोशल हेलुसिनेशन के अंदर वो मेहनत करते हुए उससे हम अचीव तो कर लेते हैं, बट कई बार पहुंचने के बाद ही हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो नहीं चाहिए था जिंदगी में। और कई बार ये जरूरी भी है, देखिए ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के 2 बेसिक प्रोग्राम है, एक है सर्वाइवल और एक ग्रोथ। ठीक है? जो हमारे एस्पिरेशंस हैं या पर्पस हैं, ये सब ग्रोथ वाले प्रोग्राम से एक्टिवेट होते हैं। तो जब तक सर्वाइवल आपका प्रॉपरली टेकन केयर नहीं है, तब तक ग्रोथ वाला मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है? तो इसलिए एक लायन कभी भी बैठ करके ये सवाल नहीं कर रहा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ठीक है? क्योंकि उसको पता है कि अभी रेस्ट का टाइम है, डाइजेस्ट करने का टाइम है, शाम को भाग के वापस शिकार करना है और फिर उसको पचाना है। उसकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो कच्चा खाना खाता है और उसका जो मैकेनिज्म है, उसको पचाने का जो मैकेनिज्म है, वो बहुत समय तक उसे सिर्फ पचाना है। ये तो हमने कुकिंग सीख ली। कुकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बाय ह्यूमन स्पीशीज, जिसकी वजह से आज हम इतना बड़ा आगे बढ़े हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द कुकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द व्हील, नॉट इवन बिकॉज ऑफ द फायर, इट इज बिकॉज ऑफ द कुकिंग। तो जो हमारी बायोलॉजी थी, वो बायोलॉजी शिफ्ट होने लगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अडेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से जो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे अंदर फास्ट हो गया। नाउ वी हैव एक्स्ट्रा टाइम। तो जो एग्रीकल्चर है, कुकिंग है, ये है जो इंसान को इस दिशा में डाल दिया है कि मैं पोइट्री बनाना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्स के रहस्य खोजना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज आपको जाके शिकार नहीं करना है जंगल पे, बिकॉज योर सर्वाइवल प्रोग्राम हैज रीच द इक्विलिब्रियम। आपने सर्वाइवल इक्विलिब्रियम में लेकर के गए हैं आप, राइट? So once your survival is totally satisfied, then the growth program will activate inside you. वो growth program फिर activate हो जाता है आपके अंदर से। फिर वहां से फिर search for meaning, search for fulfillment, search for alignment, search for purpose, ये सारी चीजें अनलॉक होना चलते होती हैं हमारे अंदर से। तो अब आप सिर्फ एक्सटर्नल एस्पिरेशंस नहीं है, अब इंटरनली कुछ है जो आपको मोटिवेट करने लगता है, इंटरनली कुछ है जो चीज आपको प्रभावित करने लगती है। तो वैल्यूज क्या है, हमारी कोर वैल्यूज क्या है, कैसे उन तक पहुंचे? क्योंकि ज्यादातर आप देखें तो अपने आइडियलिस्टिक आवर्स में मैं जिस भी वैल्यू का नाम लूंगा आपको लगेगा कि ये तो मुझे चाहिए। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस। थोड़ा मैथ्स का प्रोसेस है, मैं थोड़ी मैथ्स करते हुए अपन इसको अपनी टॉप 10 वैल्यूज पे पहुंचेंगे, राइट? तो प्रोसेस क्या है, आपकी जो मैनुअल है, मैनुअल में मैंने वैल्यूज की लिस्ट दे के रखी है आपको कि वैल्यूज की लिस्ट क्या है। ठीक है? उन उन लिस्ट को देख लेते हैं पहले तो अपन। कल जो बिलीफ चैलेंज था, आई थिंक उसके बाद वाला ही वैल्यू चैलेंज है। एग्जैक्टली बिलीफ के बाद में तो 50 पेज होगा मेरे ख्याल से। यस, 50 पेज है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये आप घर में बहुत आराम से करेंगे। अभी क्या करना है, अभी मेथड को समझ लीजिए। इसमें कम से कम आप 1-1.5 घंटा लगा करके, कल के दिन का आपका होमवर्क ये रहेगा, आराम से बैठ करके इस एक्सरसाइज को डिटेल में कीजिएगा। लेकिन फिलहाल इतना समय अपन यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो मैं आपको मेथड सिखा दूंगा कि मेथड कैसे करते हैं। वो मेथड आप सीख लीजिए सो दैट आप आराम से घर पे इसको कर पाएंगे। तो मेथड क्या है, देखिए ये लिस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है, जो जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज हो सकती हैं। इन वैल्यूज पे आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू आपसे कनेक्ट होती है, रेजोनेट करती है, उसके आगे यस लिख देना है, उस पे यस लिख देना है। जिनसे आप कनेक्ट नहीं करते, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, उनको नो लिख देना है। और जो बीच में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, उस पे लिख देना है कांट डिसाइड।
NSC, तो एक के आगे Y, एक के आगे N, एक के आगे C, यानी कांट डिसाइड। अब फिलहाल इसका प्रिंट हो सकता है आपके पास में ना हो, तो अभी क्या करना है, अभी मैंने स्क्रीन पे आपको दे दिया है फिलहाल के लिए, जिनके पास में प्रिंट नहीं है, और पेंसिल यूज करें इस प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारा मिटाना लिखना वापिस होगा, तो ये प्रोसेस पेन से ना करें, पेंसिल रखें। फिलहाल अगर आप रफ में कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, रफ में अगर कर रहे हो तो पेन से भी चलेगा फिलहाल के लिए तो, लेकिन इसमें काफी कुछ मिटाना घटाना होएगा फाइनल टॉप वैल्यूज तक पहुंचने के लिए। तो देखें स्टेप अभी क्या करना है, जिनके पास में प्रिंट नहीं है वो क्या करें, जिनके पास में प्रिंट है वो तो सिंपली पेंसिल से Y लिखते जाएं, N लिखते जाएं, C लिखते जाएं, तो जिससे आप रिलेट कर रहे हैं, रेजोनेट करते हैं वैल्यू से यस लिख दें, जिससे नहीं करते उस पर नो लिख दें, जिसमें कुछ बीच का लग रहा है उसको कांट डिसाइड करके C लिख दें। जिनके पास में प्रिंट नहीं है वो क्या करें, अपनी नोटबुक निकालें और नोटबुक के अंदर सिर्फ ये जो लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दी है इसमें से जिन पे यस है सिर्फ उनको अलग से नोटबुक में लिख लें, जिन पे यस आ रहा है सिर्फ उनको बना लें। हो सकता है किसी को ये लगभग 40-50 नाम है, किसी को 20 की लिस्ट निकल के आएगी, किसी को 25 की आएगी, पता है किसी की पूरी आ सकती है। मगर हमें क्या करना है फिलहाल के लिए, मेथड को समझने के लिए, फर्स्ट राउंड में आप लगभग 20-25 जितनी भी आती है वो लिख लें फर्स्ट राउंड में, स्क्रीन पे देख के, जो जिस पे यस हो, नो वाली को डिस्कार्ड कर दें, कांट डिसाइड वाली को डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ यस वालों की लिस्ट बना लें। 15 आएगी, 20 आएगी, जितनी भी आए। तो फर्स्ट राउंड में जितनी भी आ रही है फिर उसमें से 10 सेलेक्ट कर लें, 10 सेलेक्ट करें उसमें से। तो फर्स्ट राउंड में सपोज 25 आई है, तो उन 25 में से अगर 10 ही लेनी हो तो वो 10 कौन सी होंगी, उन 10 को चूज करके उन 10 की लिस्ट अलग से निकाल लें। ठीक है, फिर हम मेथड लगाएंगे कंट्रास्टिव सॉरी कंपैरेटिव एनालिसिस, और कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए हम सीक्वेंसिंग करेंगे इन रैंडम 10 वैल्यूज की, जिन पे आपने यस लिखा है लेकिन इनको देखने से पता नहीं चलेगा कि नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे क्या है, उसके लिए हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मेथड करना पड़ेगा। इन केस 10 लाने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ मेथड को समझने के लिए आप जो भी 20-25 यस आए उसमें से कोई भी 10 को ले लीजिएगा और फिर मेथड को समझ लीजिएगा। और एक बार मेथड समझ में आ गया तो वो 20 की लिस्ट पे भी लग सकता है, 25 की लिस्ट पे भी लग सकता है, बस थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ 10 का एग्जाम्पल लेके मेथड समझाऊंगा आपको, लेकिन आप फिर अगर घर पे करेंगे तो आपके पास में अगर 20 यसेज हैं तो सेम कंपैरिजन आप 20 की लिस्ट पे भी कर सकते हैं, 25 की लिस्ट पे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसको करते समय कुछ जगहों पे कंफ्यूज हो सकता है कि इन जैसे इनोवेशन क्रिएटिविटी तो एक ही लग रही है, तो अगर आपको लगता है कि इन दोनों का मीनिंग आपके लिए लिटरल मीनिंग पे ना जाए, इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज अल्टीमेटली वैल्यू का आप में क्या मीनिंग है उस मीनिंग से इंपॉर्टेंस आती है। तो अगर आपको लगता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी एक ही चीज है, राइट, तो इसमें से जो वर्ड आपको लगता है कि मुझे रखना चाहिए उसको रख लें, दूसरे को डिस्कार्ड कर दें। ओके, सेकेंड चीज, इसमें कुछ वैल्यू रिपीट होती हुई आएंगी। ओके, तो अगर रिपीट होने वाली हो तो उनको भी डिस्कार्ड कर दें, अगर हैप्पीनेस 2 बार है तो एक ही बार लिखना है आपको, डबल नहीं लिखना है। ठीक है, यस, जो वैल्यूज आपसे रेजोनेट करती है, मतलब आपको लगता है कि मेरी लाइफ का हिस्सा है ये, वो लिखनी है बस, यस। भले ही आप उसे जी नहीं रहे हो सकता है आपको लगता है कि ऑनेस्टी मेरे वैल्यू में, लेकिन जीता नहीं हो, तो इट डजेंट मैटर, जो आपको वर्ड देखें, वर्ड देख करके इफ यू थिंक दैट यस आई रेजोनेट विद दिस एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही बिहेवियर में एक्सप्रेस हो रही है नहीं हो रही है, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, मगर इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू देन यू कैन पुट इट इन द लिस्ट, अपनी यस लिस्ट में आप इसे लिख सकते हैं। जो आपको मीनिंग समझ में आए वो अनामिका लिखना है आपको, यहाँ पे लिटरल मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है, अबंडेंस का मतलब दैट देयर इज इनफ, ठीक है, सब कुछ इनफ मात्रा में अवेलेबल है। तो हेल्थ में अबंडेंस, लाइफ में अबंडेंस। यहाँ पे बिहेवियर नहीं है, वैल्यू पे आना है, ठीक है, वैल्यू का मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो लिस्ट बना लें और करने लगे इसको। ठीक है, दिस इज नॉट बिहेवियर, दिस वैल्यू बिहेवियर नहीं है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी इसको करता जाता हूँ कुछ, अबंडेंस यस लिखूंगा मैं इस पे, इंटेलिजेंस यस लिखूंगा, पावर नो, विजडम यस, पॉपुलैरिटी इतना कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मिल रही है काम से बट ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो इसको मैं कांट डिसाइड में कर दूंगा। इंस्पिरेशन यस, कि इंस्पिरेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं लोगों को इंस्पायर करूँ या कोई मुझे इंस्पायर करे। क्रेडिबिलिटी यस, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिएटिविटी यस, इनोवेशन क्रिएटिविटी में एक ही मानता हूं तो मैं क्रिएटिविटी लिख लूंगा। प्लेफुलनेस यस, वेलबींग यस, वेल्थ यस, परफेक्शन नो, कंट्रीब्यूशन यस, करेज यस, कंसिस्टेंसी यस, फ्रीडम यस, पीस यस, vision yes, stability no, I never look for stability in my life. So cooperation yes, humor yes, versatility yes, spirituality yes, compassion yes, humility yes, service yes, uniqueness yes, security no, ऑनेस्टी यस, कमिटमेंट यस, हेल्थ यस, स्टेबिलिटी वापस रिपीट हो रही है। कम्युनिटी में मतलब बहुत ज्यादा कम्युनिटीज में नहीं रहता हूँ, सो इसको मैं कांट डिसाइड में लिख दूंगा। क्लेवरनेस कांट डिसाइड, रिस्क टेकिंग यस, ट्रस्ट वर्दीनेस यस, रिकग्निशन कांट डिसाइड, फ्लेक्सिबिलिटी यस, cheerfulness yes, charity yes, growth yes, quality yes, gratitude yes, प्रोफेशनलिज्म कांट डिसाइड, जनरली मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मोस्टली काम मेरी टीम और सभी देखते हैं, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल, सो आई हैव बिल्ट अ टीम जो प्रोफेशनली सब चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड लेने लगता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, तो प्रोफेशनलिज्म मेरा इतना ज़्यादा वैल्यू में नहीं है, बट कई बार बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होता है, तो यू हैव टू डेलीगेट इट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट। सो ग्रेस yes, challenge yes, acceptance, decisiveness, joy, proactivity, accountability, dedication, kindness, achievement can't decide, knowledge yes, punctuality yes, advancement yes, diversity can't decide, leadership yes, recognition आ चुका है, adventure yes, तो मैं स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग सब किया है मैंने, सो आई लाइक एडवेंचर। एम्पैथी यस, रिलेशनशिप यस, okay, learning yes, attractiveness no, ethics yes, making differences, appreciation no, autonomy no, expressiveness yes, motivation no, मैं motivation पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस यस, बैलेंस यस, ऑप्टिमिज्म यस, सिक्योरिटी नो, सेल्फ कंट्रोल यस, सेल्फलेसनेस यस, ओरिजिनलिटी नॉट मच, मनी यस, सक्सेस यस, कैन राइट यस। सो इस तरीके से आप देखते जाएं, एक लिस्ट निकलेगी, पहली लिस्ट बड़ी हो सकती है, फिर उस लिस्ट में से 10 चूज कर लें, और उन 10 में से कैसे अपनी टॉप 5 टॉप 10 को सीक्वेंस में कैसे लाना है और कोर 5 तक कैसे पहुंचना है, ये हम कंपैरेटिव से सीखेंगे। फिर आप एक बार मेथड सीख जाएंगे तो आप पूरे 50 पे भी एक साथ लगा सकते हैं, आप 20 पे की लिस्ट पे भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता हो कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है और आपकी वैल्यू में है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो जब लिख लें तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि अगर 10 फाइनली लिख लिए हैं, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होके सेकेंड राउंड में 10 कर लें। नहीं समझ में आ रही है तो 20 जो यस आई है उसमें से किसी भी 10 को जो मेन लग रही है देखने में, उनको ले लें। अभी मेथड समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया 10? डन, 10 आ गई है। रेंडमली भले ही सीक्वेंसिंग नहीं पता लग रही कि इसमें पहली कौन सी है, बाद वाली कौन सी है, सेकंड कौन सी है, ये नहीं पता लग रहा, बट रेंडमली 10 लिख लें बस। 3 मिनट मोर, ठीक है दिव्यांग जी।
मैं तब तक कोई भी रैंडम मेरी 10 लिख देता हूँ और फिर उसको आपको बताऊंगा। ओके, यस इट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम। डन। तो अब चलिए, अब सभी लोग प्रोसेस पे ध्यान देंगे। जिन्होंने पूरा नहीं दिया कोई भी 10 लिख लें, नहीं तो अभी जो मैं कर रहा हूँ बस उस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ओके, जिनका 10 की लिस्ट आ गई है वो मेरे साथ में कीजिए इसको। बाकी लोग जो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ आपको उसको आप समझिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। थोड़ा सा मैथ्स लगती है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, मगर तैयार रहिएगा। एक दो बार करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत में हल्का सा लगता है ओवरवेलमिंग, बट यू विल बी फाइन। तो देखें, इसमें क्या करेंगे हम। राइट साइड में अभी जो भी आपकी रैंडम 10 निकल करके आई, मैंने 10 रैंडम लिख ली, मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड बना लें, एक राइट साइड बना लें कि राइट साइड में जो आपकी एग्जिस्टिंग 10 आपने रैंडम लिखी उनको हमने लिख लिया, और एक साइड लिखेंगे लेफ्ट। करना क्या है आपको बताता हूं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, टू एट अ टाइम होता है कंपैरिजन। और कंपैरिजन राइट हैंड साइड में जब आप कर रहे हैं, यानी आर वाली साइड पे, इस साइड पे जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप इमीडिएट ऊपर वाली को इमीडिएट नीचे वाले से कंपेयर करेंगे। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कंपैरिजन, ऑलवेज अप टू डाउन। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी, इमीडिएट ऊपर वाले को इमीडिएट नीचे वाले से कंपेयर करना है, ओनली पेयर को। तो राइट हैंड साइड पे हम अभी हैं, तो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप, उसके नीचे लिखा हुआ है हेल्थ। तो रिलेशनशिप और हेल्थ, इन दोनों में मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक ही अगर फाइनली चूज करना हो तो क्या आप चूज करेंगे। इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे देखते जाए, रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों में से अगर कोई चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो मैं कहूंगा रिलेशनशिप। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ रही है, ये नीचे वाला भी आ सकता था, हेल्थ भी आ सकती थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट आया है उसको राइट हैंड साइड से कट कर देना है। जो इंपॉर्टेंट राइट साइड में आ रहा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, राइट से कट करके। तो मैंने रिलेशनशिप और हेल्थ को कंपेयर किया, इन दोनों में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है रिश्ते। यानी कि कल को अगर मेरे वाइफ के लिए या बच्चे के लिए मुझे उनको कोई किडनी की जरूरत है और अगर मुझे देनी है, तो मैं नहीं सोचूंगा उन्हें देने के लिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो कई बार आप कुछ इमेजिनरी एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं, सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि दोनों में मेरे लिए क्या ज्यादा प्रायोरिटी, उसको समझने के लिए। ओके, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो मैंने रिलेशनशिप को यहाँ से कट कर दिया, और रिलेशनशिप कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जो भी राइट साइड से कट होगा वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अब आप वापस राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में अब इमीडिएट ऊपर कौन बचा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप तो कट हो गया। इमीडिएट ऊपर वाले को अप टू डाउन कंपैरिजन होता है यहाँ पे, तो इमीडिएट ऊपर है हेल्थ, हेल्थ को किससे करेंगे, ग्रोथ से। हेल्थ के इमीडिएट नीचे क्या है, ग्रोथ है। अब इन दोनों में सवाल पूछेंगे कि हेल्थ और ग्रोथ में मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें, सबका अपना अपना आ सकता है, यहाँ पे अपने बिलीफ ना डालिएगा कि सर ये कैसे, हेल्थ ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए तो आप रखें। ठीक है, तो किसी की भी वैल्यू पे जजमेंट आपको नहीं देना, आपको अपनी वैल्यूज के साथ में अलाइनमेंट देखना है बस। ओके, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसमें नहीं, वो बिलीफ हो जाएगा आपका।
यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पर देखना है। तो मेरे लिए हेल्थ और ग्रोथ के अंदर ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ग्रोथ कट हो जाएगी यहाँ से, और ग्रोथ कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब देखिए एक और स्टेप आ जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि अब दो हो चुके हैं तो लेफ्ट साइड में भी कंपैरिजन होगा। लेफ्ट साइड में कंपैरिजन की डायरेक्शन है बॉटम टू अप, नीचे वाले को ऊपर वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, आकृति इट इज नॉट पॉसिबल कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों में से एक ही चूज करना है, ऑप्शन ही नहीं है। तो देखें जरा कौन सा चूज करेंगे आप। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, एक ही चूज करना है। फिर पूछें कि एक ही अगर करना है तो क्या चूज करूंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप और हेल्थ में रिलेशनशिप चूज कर लिया मतलब हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ हो सकती है लेकिन उसकी नंबरिंग पीछे आ सकती है, तो आपको प्रायोरिटी चेक करनी है बस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नीचे वाले को ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे। तो राइट हैंड साइड में कंपैरिजन कैसे चल रहा है, अप टू डाउन चल रहा है, लेफ्ट साइड में डाउन टू अप चलेगा। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, एरो को देखते जाएं, रिलेशनशिप और ग्रोथ, इन दोनों में मेरे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप और ग्रोथ के अंदर मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ग्रोथ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, तो मैं ग्रोथ को यहां से कट कर दूंगा, और ग्रोथ कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कि पहले रिलेशनशिप ऊपर था लेकिन ये ग्रोथ से बीट होकर के नीचे आ गया है। तो इसकी जब तक हम एंड में नहीं पहुंचेंगे ना तब तक लेफ्ट हैंड साइड इवॉल्व होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो अभी हमारा जो नया सीक्वेंस लेफ्ट का बना है, नंबर 1 पे ग्रोथ आ रही है, नंबर 2 पे आ रहा है रिलेशनशिप। अब हम फिर राइट पे चले जाएंगे, अगेन वी विल कम टू द राइट साइड। राइट साइड में कंपैरिजन टॉप टू डाउन होता है। तो टॉप में हेल्थ है, अभी देखिए रिलेशनशिप तो जा चुका, ग्रोथ भी जा चुकी, तो अभी टॉप में क्या बचा है, हेल्थ है टॉप में, और नीचे क्या है, पर्पस है। हेल्थ और पर्पस दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा पर्पस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्पस यहां से कट होके पर्पस कहाँ आ जाएगा, पर्पस इधर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में कैसे कंपेयर होता है, डाउन टू अप होता है। तो अब पर्पस को रिलेशनशिप से कंपेयर करेंगे,